मोहब्बत क्या थी कि उसने सिर से पैर तक रंग दिया बिना किसी जायज रिश्ते के। क्या मोहब्बत में शैतान भी हावी हो जाता है कि सब कुछ भुला दे। हम जाने अपना गुस्सा मुझ पर ऐसे क्यों उतारा कि मैं किसी का भी सामना करने के लायक ना रही। वो लम्हे याद करके रोई और फिर से शावर के नीचे खड़ी अपने वजूद को नाखूनों से नोच नोच कर घायल करने लगी थी। रात का माहौल था, पूरा घर रोशन कुमकुमों की रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आ रहे थे और हल्की हवा के साथ गानों की धुनें माहौल को और भी खुशगवार बना रही थीं। आज ढोलकी थी जो अश्मा की शादी की पहली रस्म थी और उसके घर में हर तरफ खुशियों का शोर था। अश्मा के कमरे में खास हलचल थी। अस्मा जो सफ़ेद और गुलाबी झिलमिलाती पोशाक में दिलकश लग रही थी, अपनी छोटी बहन मशाल के साथ तैयार हो रही थी। दोनों बहनों की हंसी और चमकते चेहरे देखकर लगता था जैसे खुशियों का हर रंग उन पर सजा हुआ है। उसी के कमरे के बाहर लॉन में एक बड़ा मंडाल लगाया गया था। गुलाबी और सुनहरे पर्दे हर तरफ लटके हुए थे और बीच में रंग बिरंगी कालीनें बिछी हुई थीं। मेहमानों ने बैठने की जगह संभाल ली थी और लड़कियां ढोलकी लेकर बीच में बैठ गईं। पहला गाना शुरू हुआ, मेहंदी की रात, और साथ ही दायरे में बैठी लड़कियों ने ताली बजाना शुरू किया। मशाल जो अपनी चमकदार नीली पोशाक में किसी परी जैसी लग रही थी, आगे बढ़कर ढोलकी बजाती लड़कियों के साथ बैठ गई। मशाल, ये गाना तो तुम्हारा पसंदीदा है, गाओ ना, किसी लड़की ने छेड़ा। तो मशाल शर्माई, मैं सिर्फ ढोलकी बजा सकती हूँ, गाना आप लोग गाओ। अरे गाने के बिना ढोलकी कैसी, अस्मा की एक दोस्त ने मजाक में कहा। इस पर मशाल ने मुस्कुराते हुए गाने की शुरुआत की और उसकी आवाज़ सुनकर सबने तालियां बजाते हुए उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अस्मा जो कमरे के अंदर तैयार हो रही थी, बार बार आईने में खुद को देखती और शर्माती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और हल्की मुस्कान उसे किसी राजकुमारी जैसा बना रही थी। आपी, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अजान भाई देखकर तो हैरान रह जाएंगे, मशाल ने शरारत से कहा। अस्मा हंसते हुए शर्माई। अरे आपी, ये तो शुरुआत है, अभी तो अजान भाई की कॉल भी आनी बाकी है, मशाल ने हंसते हुए जवाब दिया। तब अस्मा ने उसे प्यार भरी घूरी से देखा था। तभी अस्मा का फोन बजा और मशाल ने हल्की सी मुस्कान दी। अस्मा जल्दी से फोन उठाकर कमरे से निकल गई ताकि उसे कोई सुन न ले। स्क्रीन पर अजान का नाम चमक रहा था। अस्मा ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। हेलो अस्मा। अजान की गहरी और दिलकश आवाज़ सुनकर अस्मा का दिल धक से धड़क उठा था। हेलो, आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ? अस्मा ने शर्माते हुए कहा था। क्योंकि दिल की बातें दिल से समझी जाती हैं, अजान ने मदहोश लहजे में जवाब दिया। ये दिल की बातें आप शादी के बाद भी करेंगे या अभी के लिए हैं? अस्मा मुस्कुराते हुए बोली थी। शादी के बाद अस्मा, मेरी हर बात, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सब तो शुरुआत है, आप बहुत बातूनी हैं। वो शर्माई थी। और तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कुछ दिनों बाद तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। अजान का लहजा गंभीर हो गया था। अस्मा का दिल खुशी से धड़कने लगा। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, सब तलाश करने लगेंगे, ठीक है, पहले एक किस करो, वो ऐसे ही जिद करता था। अजान। अस्मा का दिल जोर से धड़क गया। यार, अब तो कर दो। अच्छा, वीडियो कॉल पे खुद को दिखा दो। या पिक्चर भी नहीं भेजी तुमने? वो नाराज हो रहा था। अच्छा, भेजती हूँ, बाय। कॉल बंद करते हुए उसने 2-3 अलग अलग पोज बनाकर पिक्चर भेजी। आगे से उदासी भरा इमोजी आया था। बस जल्दी से पास आ जाओ, फिर खूब प्यार करूँगा। उसका मैसेज पढ़ते ही अस्मा का चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। अस्मा के वापस आते ही मसाल ने उसे खींचकर अपने पास बिठा दिया। आपी, अब आपको भी गाना गाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं नहीं गा सकती, अस्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं नहीं, दुल्हन को तो गाना ही पड़ेगा, सबने एक साथ कहा। अस्मा ने हार मानते हुए धीरे धीरे गाना शुरू किया। मेहंदी लगाऊं मैं साजन के नाम की, और सबने ताली बजाते हुए उसका साथ दिया था। ढोलकी खत्म होते ही सब मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए थे। हर तरफ हंसी मजाक और खुशियों की गूंज थी। अस्मा और मसाल ने अपनी माँ के साथ मेहमानों की खातिरदारी की थी। रात के आखिरी पहर अस्मा ने अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने चेहरे को ध्यान से देखा। क्या मैं सच में किसी की जिंदगी का सपना बनने जा रही हूँ? ये सब सोचते हुए वो शर्माई। सुबह का सूरज हल्की रोशनी के साथ छतों पर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। घर में फिर से हलचल शुरू थी। आज अस्मा का उपटन की रस्म थी और औरतों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं।
आंगन में एक तरफ रंगीन कालीन बिछाए गए थे, जहां उपटन की रस्म का इंतजाम किया गया था। चारों तरफ गुलाब और गेंदे के फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हर किसी के चेहरे पर खुशी के रंग नजर आ रहे थे। सफीर खान, जो अपनी बेटी की शादी के इंतजामों को बहुत गंभीरता से ले रहे थे, सुबह से ही मेहमानों की देखभाल में लगे हुए थे। उनका अंदाज नर्म था, लेकिन उनकी मोहब्बत उनके व्यवहार से झलक रही थी। दूसरी तरफ मिसेज अजरा अपनी बेटियों के लिए कपड़े, गहने और जरूरी चीजों का ख्याल रख रही थीं। अस्मा के लिए सब कुछ उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदा था। वे उसकी तैयारी में मदद कर उसे दुआएं दे रही थीं। अल्लाह करे मेरी बेटी हमेशा यूं ही खुश रहे और मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, आमीन। वे दिल से दुआ कर रही थीं। अस्मा और मशाल दोनों अपनी माँ के गले मिल रही थीं। फूफी का घर में आना एक नया तूफान लाने के बराबर था। वो दरवाजे पर खड़ी होकर पूरे घर पर एक नज़र डालते हुए अंदर आईं। भाई, वाह वाह, क्या बात है! पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। लेकिन देखो, ये कालीन टेढ़ा क्यों बिछा है और ये मेज़ यहाँ क्यों रखी है? मिसेज अजरा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। आपा, आपकी नज़र हमेशा से ही सबसे तेज रही है। आइए बैठिए। फूफी ने मुंह बनाया। मैं तो बैठ जाऊंगी। पहले ये बताओ, इंतजाम पूरे हैं या मैं आकर कुछ ठीक कराऊं? अरे नहीं आपा, सब हो गया है, आप अंदर आइए। मिसेज अजरा ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। उनके साथ उनका बेटा हमजा भी आया था, जो अपने अंदाज से काफी मॉडर्न और जिद्दी लग रहा था। हमजा की नज़र जैसे ही मशाल पर पड़ी, वो हैरान रह गया। मशाल की मासूमियत और खूबसूरती ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। लेकिन मशाल ने फूफू को सलाम किया और उनकी मौजूदगी को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अपने कामों में लग गई। अस्मा को पीले रंग के कपड़ों में तैयार किया गया था। उसके हाथों और पैरों में हल्का सा मेहंदी का रंग झलक रहा था और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। औरतों ने अस्मा को आंगन में लाया और गाते हुए उसे बीच में बिठा दिया। औरतों ने अस्मा के चेहरे और हाथों पर उफ्टन लगाना शुरू किया। माहौल में खुशियां और हंसी मजाक गूंज रही थी। अस्मा की सहेलियों और कजिन वगैरह ने उपटन की रस्म को और जोरदार बनाने के लिए मशाल को निशाना बनाया था। मशाल, तुम भी तो दुल्हन जैसी लग रही हो, क्यों ना तुम्हें भी थोड़ा उपटन लगा दें? एक दोस्त ने शरारत से कहा। अरे नहीं, मैं दुल्हन थोड़ी हूँ, मशाल ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सबने उसे पकड़कर उपटन लगा दिया। उसके पूरे वजूद को उपटन से भर दिया। ये क्या कर रही हो सब, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके गालों और हाथों पर हर जगह उपटन लगा दिया गया और सबने हंसी भी शुरू कर दी। मसाल को बहुत गुस्सा आया। वो नाराज होकर उठ खड़ी हुई। क्या हाल कर दिया मेरा, शर्म नाम की कोई चीज नहीं। वो बड़बड़ाते हुए उठ गई और जल्दी से कमरे की तरफ भागी और बाथरूम में चली गई। हमजा ने दूर से मसाल की नाराजगी और उसकी मासूमियत को ध्यान से देखा था, क्योंकि लड़कियों के साइने में आना लड़कों का मना था। लेकिन वो फिर भी मसाल को नजर बचाकर देख लेता था। उसके दिल में कुछ हलचल हुई थी। ये लड़की वाकई अलग है, उसने दिल में सोचा और फिर सबकी नजरें बचाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा। मशाल बाथरूम में जाकर आईने में अपने चेहरे को देख रही थी। उसके गाल उपटन से पीले हो चुके थे और बालों में भी थोड़ा सा उपटन लगा हुआ था। वो झुंझला कर रह गई। ये सब कितने बदतमीज हैं, मेरे सुंदर कपड़े और मेरे चेहरे को खराब कर दिया। उसने जल्दी से पानी का नल खोला और अपने चेहरे को धोने लगी। साफ पानी के छींटे उसके चेहरे पर पड़े और उसकी खूबसूरती और भी निखर गई। अब उसे कपड़े भी बदलने थे, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अस्मा की रस्म जारी थी और घर का माहौल खुशियों से गूंज रहा था। मिसेज अजरा और सफ़ीर खान दोनों अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रहे थे। अल्लाह हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, बुरी नज़र से बचाए, सफ़ीर साहब ने दिल से कहा। लेकिन मशाल के साथ क्या होने वाला था, कोई भी नहीं जानता था। खुशियों के इन लम्हों को कोई बहुत बुरी नज़र से खाने वाली थी। मशाल अभी तक बाथरूम में थी, अपने वजूद पर लगे उपटन को साफ करने की कोशिश में हाफती जा रही थी। मशाल ने आईने में अपना चेहरा देखा। उपटन के निशान उसके गालों पर अभी भी साफ दिख रहे थे। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर से नल खोला और पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने लगी। पानी की ठंडक ने उसके गुस्से को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया था। वो बेहद सावधानी से अपने चेहरे को और हाथों को साफ कर रही थी कि अचानक उसे पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कौन है? मसाल ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से कहा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और हमजा अंदर आया। हमजा के चेहरे पर गंभीरता और कुछ कहने की ख्वाहिश साफ झलक रही थी।
مشال نے حیرانی اور غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ مشال، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، حمزہ نے دھیرے سے کہا، لیکن مشال نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کون سی جگہ ہے بات کرنے کی؟ باہر جاؤ، بات میں بات کرتی ہوں، اس نے ماتھے پر وال ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن حمزہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ صحیح جگہ نہیں ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر میں اپنے دل کی بات کہے بنا خود کو روک نہیں سکتا۔ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں مشال، تم میری نظر کا پہلا پیار ہو۔ اس کے شبد سن کر مشال کچھ پلوں کے لیے چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرانی اور غصے صاف جھلک رہا تھا۔ پیار؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مشال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ پلیز ایک بار سمجھنے کی کوشش کرو۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ مشال اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور حمزہ کے چہرے پر زوردار سے تھپڑ مار دیا۔ تمہیں کوئی شرم ہے یا نہیں؟ میری عزت کا تھوڑا بھی خیال نہیں؟ اور یہاں تم… حمزہ تھپڑ کھاتے ہی ایک پل کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے بامشکل اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ بھی اچانک سے مشال پر اٹھ گیا تھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے تپش آئی تھی، لیکن اس نے اپنے جذباتوں کو دبا لیا۔ میں تم سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا مشال، بس اچانک تمہارے پیچھے اندر چلا آیا اور تم نے مجھے تھپڑ مار کر اپنے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس کے بھیگے ہوئے روپ کو دیکھ کر حمزہ کی نیت میں ہلکا سا اتھل پتھل ہوا تھا۔ مشال نے گھبرا کر اسے دھکا دے کر باہر نکالنے کی کوشش کی۔ یہاں سے نکلو فوراً۔ حمزہ تھوڑا پیچھے ہٹا، لیکن اس کا پیر اچانک اٹک گیا۔ وہ پھسلتا ہوا مشال کو کمر سے تھامتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ مشال نے گھبرا کر اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے اس کا دل سکڑ گیا تھا، لیکن حمزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے مشال کو بھی تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ دونوں ایک پل کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ خود کو پھر سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب حمزہ کا اسے چھوڑنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے روف شاور کے نیچے لے آیا اور شاور چالو کر دیا۔ اب دونوں بھیگتے جا رہے تھے۔ اپٹن مشال کے وجود سے بہتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے وجود کی رونقیں اجاگر ہو رہی تھیں۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں وہ اب چلانے لگی کہ حمزہ نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر تالا جڑ دیا۔ حمزہ نے اسے اپنے قابو میں کیا اور اسے ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ اس پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اپنے من کی سن رہا تھا۔ مشال کو برباد کر دیا۔ وہ چیخی چلائی، لیکن کوئی بھی وہاں نہیں تھا جو اس کی سنے۔ شادی بیاہ کی رسموں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ٹکراو بھی ہوتا ہے، نوک جھوک بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی بدتمیزی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی غصے اور بدلے کی آگ میں لوگ اتنے بھاوک ہو جاتے ہیں کہ ساری انسانیت بھول جاتے ہیں۔ حمزہ خراب نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن مشال کے تھپڑ اور اس کے ہوش اڑا دینے والے روپ سے اسے وہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ اکیلا پن تھا، وہ بھوئی کے وجود کے ساتھ اپنی ساری حسرتیں بکھیر رہی تھی۔ حمزہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس کی سسکیوں کو اس کے گلے میں گھوڑتے ہوئے اس نے اپنے اندر کے شیطان کو شانت کر دیا۔ ہال میں عورتیں ابھی بھی مستی میں بیٹھی تھیں، سب اپنی ہنسی مذاق میں مگن تھے، لیکن مسز اجرا نے مشال کو کافی سمے سے وہاں نہیں دیکھا، تو وہ پکارتی ہوئی گھر کے اندر کی اور بڑھی۔ مشال، کہاں ہو تم؟ مہمان تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ آواز حمزہ اور مشال دونوں نے سنی۔ حمزہ نے بکھرا ہوا خالی وجود اس کے کپڑوں سے ڈھک دیا۔ دل میں ایک دم ڈر سما گیا۔ مجھے جانا چاہیے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے مجھ پر، اس نے خود سے کہا اور اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں پانی سے تر کرنا چاہا۔ ایک افسوس بھری نظر مشال کے وجود پر ڈالی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھی سسک رہی تھی۔ حمزہ کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ خاموشی سے وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دھیرے سے باہر نکل گیا، لیکن دور کھڑی مسز اجرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف تھی، مگر کسی نے انہیں بلا لیا اور وہ اس طرف چلی گئی۔ حمزہ کے چلے جانے کے بعد مشال نے گہری سانس لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور سیدھے شاور کے نیچے چلی گئی۔ پانی اس کے اوپر گرتا رہا اور وہ بار بار اپنے چہرے کو دھونے لگی، جیسے کسی بری یاد کو مٹانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ادھر حمزہ آنگن سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے اندر صرف پچھتاوا تھا۔ وہ خود سے ناراض تھا کہ اس نے ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو کیوں نہیں رکھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا
मशाल का थप्पड़ अब भी उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने धीमे से कहा, मैं शायद इसी लायक हूँ, और शावल लेने चला गया। पानी उसके कंधों और पीठों पर गिर रहा था और वो आंखें बंद की दीवार पर हाथ टिकाकर खड़ा रहा। उसे मशाल की डरी हुई आंखें याद आ रही थीं और उसका दिल भारी होता जा रहा था। उसने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा। उसके चेहरे पर शर्म, पछतावा और दर्द साफ दिख रहा था। उधर मशाल शावर के नीचे खड़ी उन सारे लम्हों को याद करके रोती जा रही थी। उसका मन शांत नहीं हो रहा था। इस बीच आंगन में सब लोग अश्मा की शादी की रस्मों में मशरूफ थे। सिर्फ मिसेस अजरा के चेहरे पर परेशानी थी, जैसे दिल में कोई अनजाना डर हो। पर वो खामोश नहीं। मसाल ने सोचा कि वो सब कुछ अपने माँ बाप को बता देगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि घर में खुशियों का माहौल है। ऐसे में वो कैसे सबकी नज़रों में अपने लिए बदलता हुआ बर्ताव देखती। ये सोचकर उसकी धड़कनें और तेज हो गई थीं। मशाल ने जल्दी से अपनी शक्ल सूरत ठीक की और बाहर निकल आई। उसका दिल अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, उसकी नजरें अपनी माँ पर पड़ी। वो उसे ही घूर रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? सब मेहमान तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम वहाँ। मिसेज अजरा ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उनके लहजे की चिंता मशाल ने से छिपी न रह सकी। अम्मी, मैं बस उपरन साफ कर रही थी। मसाल ने झट से बहाना बनाया और नजरें झुका लीं। मिसेज अजरा ने उसे ध्यान से देखा, मगर और कुछ न कहा। चलो अस्मा के पास जाओ, वो मेहमानों से बात कर रही है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उन्होंने थोड़ा ठंडे अंदाज में कहा। मशाल चुपचाप आंसू रोकती अस्मा के पास चली गई। अस्मा ने उसे आते देखा तो हल्का सा मुस्कुराई। कहाँ थी? सब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। बस थोड़ा सा काम में फंस गई थी, मसाल ने हिचकिचाते हुए कहा। अस्मा ने उसे पास खींच लिया। तुम नहीं होती हो तो ये रस्में अधूरी लगती हैं। और हाँ, कल मेरी शादी है, लेकिन तुम्हारी हंसी कम क्यों हो गई है? मुस्कुराया करो। उसकी बात पर मशाल ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान दी। रात के खाने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। मसाल मेहमानों के बीच घूम रही थी कि अचानक उसकी नज़र हमजा पर पड़ी। वो एक कोने से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ थी। मौका मिलते ही हमजा ने उसे रोक लिया। मसाल, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हारी कोई बात सुनने का वक्त नहीं है, और तुम्हें तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए थी। कितने बेहया हो तुम। मसाल गुस्से से बोली। मैं अपनी गलती मानता हूँ मशाल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो हुआ मैं उसकी भरपाई भरपाई मशाल उसके शब्द काटते हुए बोली। जो तुमने किया उसकी भरपाई नहीं होती, उसका प्रायश्चित होता है, और वो तुम्हें जिंदगी भर देना पड़ेगा। उसकी बात पर हमजा चुप हो गया, सिर झुका लिया। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। सब अचानक गलत हो गया। मेरा दिल साफ है मशाल, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। मसाल कुछ पल चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ हमजा, मैं टूट चुकी हूँ। तुमने मुझे तोड़ दिया। मेरी बहन की खुशियों की वजह से मैं चुप हूँ, वरना सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा देती, जो बेहद घटिया है। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसकी आंखों के आंसू देखकर हमजा और भी दुख में डूब गया, और दूर खड़ी मिसेज अजरा हमजा और मशाल की इस खामोश बातचीत को देख रही थी। उनके दिल में शक पैदा हो गया था, लेकिन वो इस मौके पर कुछ भी कहने से बच रही थी। घर में शादी की हलचल अपने चरम पर थी। अस्मा का निकाह का दिन आ गया था और हर कोई खुशियों से चमक रहा था। मिसेज अजरा और मिस्टर सफ़ीर खान दोनों अपनी बेटी की खुशियों में डूबे हुए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि शादी यादगार हो और पूरे धूमधाम से हो। बारात आने के वक्त पूरे घर में और भी हलचल बढ़ गई। अस्मा अपने कमरे में दिल संभाल कर शर्माते हुए बैठी थी। दुल्हन के कपड़ों में उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। मसाल उसके पास बैठी उसे दिलासा दे रही थी और उसकी घबराहट कम करने की कोशिश कर रही थी। अभी बस थोड़ी सी देर की बात है, फिर आप अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी, मशाल ने प्यार से कहा। अस्मा मुस्कुराई। मशाल, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा मूड थोड़ा उदास क्यों लग रहा है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, आप फिक्र मत करो, वो जल्दी से बोली। अजान दूल्हा बनकर बहुत हैंडसम और अच्छी शख्सियत वाला लग रहा था। अजान की माँ और रिश्तेदारों ने मिसेज अजरा और मिस्टर सफ़ीर से गले मिलकर खुशी जाहिर की। निकाह की रस्मों के दौरान हर कोई थोड़ा दुखी हो गया था। मौलवी साहब ने जब अस्मा से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है,
تو اسما نے دھیمی آواز میں کہا قبول ہے۔ یہ سن کر مسز اجرا کی آنکھیں بھر آئیں اور مسٹر سفین نے انہیں سنبھالا۔ اس سارے شورگل میں مشال لگاتار حمزہ کی نظروں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن مشال ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی۔ حمزہ کی آنکھوں میں معافی اور پیار صاف دکھ رہا تھا، لیکن مشال کے دل میں اب اس کے لیے صرف غصہ، نفرت اور ڈر تھا۔ وارات کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ اسما اپنے ماں باپ اور بہن سے گلے مل کر رو پڑی۔ اذان بھائی کا خیال رکھنا اور خوش رہنا، مشال نے اس کے کان میں کہا، اور تم بھی اپنا خیال رکھنا مشال، تمہاری خوشی بھی میرے لیے ضروری ہے۔ اسما نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ رخصتی کے بعد مسز اجرا نے مشال کو بہت الجھن میں پایا تھا۔ انہوں نے کئی بار اسے دیکھا کہ مشال آج کل چپ اور کھوئی کھوئی رہتی تھی، آج بھی وہ بالکل الگ لگ رہی تھی۔ ان کی نظریں حمزہ پر گئی تھیں جو بار بار مشال کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ کی یہ نظریں اور مشال کا ایسا برتاؤ، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گئیں۔ رات کے کھانے کے بعد حمزہ نے پھر سے موقع ڈھونڈا کہ مشال سے بات کر سکے۔ آخرکار اس نے اسے باغیچے کے پاس روک لیا۔ مشال پلیز میری بات سنو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حمزہ دھیمے سے بولا۔ کتنی بار کہوں کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی؟ مشال تڑپ کر بولی، مجھے پتا ہے میں نے غلطی کی ہے، لیکن مجھے معاف کر دو، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا، پیار؟ مشال کڑوے لہجے میں بولی، تم جانتے بھی ہو پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عزت اور بھروسے کا نام ہے، اور تم نے ہی میری عزت کو چوٹ پہنچائی، مجھے رون دیا۔ میں اپنی غلطی کی مانتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی بھرپائی کروں گا، تم سے شادی کروں گا۔ پلیز حمزہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی۔ وہ غصے سے بولی اور واپس مڑ گئی۔ دوڑ کھڑی مسز اجرا نے ان کا یہ پورا منظر دیکھ لیا۔ انہیں اور بھی فکر ہونے لگی تھی، یہ سب کیا ہے؟ کیا مشال مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ وہ بے چینی سے سوچنے لگی۔ رات کے آخری پلوں میں مشال اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی ماں نے اس سے حمزہ کے بارے میں پوچھ لیا، کیونکہ انہوں نے دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو وہ کیا جواب دے گی؟ ادھر حمزہ اپنی غلطی معاف ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ سچ میں توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اذان کمرے میں آیا تو پورا کمرہ خوشبو اور ہلکی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ بستر پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اسما دلہن کے لباس میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اذان سے دل سے محبت تو رکھتی تھی، لیکن آج دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اذان اس کے پاس آیا تو اسما نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اذان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسما، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں آج کی رات کو لے کر ڈر بھی ہے اور آنے والے سمے کو لے کر بھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس رشتے میں تم کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گی۔ اذان، میں خوش ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئیں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آپ کی امیدوں پر کھری نہ اتر پائی تو۔ وہ ہلکا سا گھبرائی۔ اذان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم میری زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی حقیقت ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، بس چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسے اپنے پاس کھینچ گیا۔ اسما کا دل ایک دم سے رک سا گیا تھا۔ تم جانتی ہو، میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ بیوی کا دل جیتنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ آپ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو، ہے نا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بہت، میری ماں میری طاقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی انہیں اپنی ماں کی طرح مانو۔ اسما مسکرا کر سر ہلا گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جو مجھے سمجھے، اور میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ مجھے ایسی ہمسفر ملے جو میری کمزوریوں کو بھی سمجھے اور مجھے مضبوط بھی بنائے۔ اذان نے اس کے ماتھے پر کس کیا۔ اسما نے شرما کر آنکھیں جھکا لیں۔ اذان نے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اپنی محبت کی گہرائی میں سما لیا۔ ان کی یہ رات محبت، بھروسے اور نئے رشتے کی شروعات میں بیتی تھی۔ اذان نے اسما کو وہ سکون دیا جس نے اس کے دل کی ساری بے چینی مٹا دی۔ صبح اذان اور اسما نہا کر نیچے آئے اور دونوں نے مل کر ناشتہ بنانا شروع کیا۔ کچن میں دونوں ایک دم ہلکے پھلکے ماحول میں کھانا بنا رہے تھے۔ اسما، یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہا ہوں، اذان نے پیار سے کہا، اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی نے میرے ساتھ مل کر میری ذمہ داری بانٹی ہے۔ اسما بھی مسکرا دی۔ سنو،
मैं इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं डालने वाला। वो उसकी गर्दन पर हल्का सा स्पर्श बिखेर गया और अस्मा हल्के से कांप गई। झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी निभा दो, बस वही काफी है। वो उसके गालों पर हल्का सा स्पर्श करता उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखने लगा। उसकी माँ दोनों को सुबह सुबह किचन में नाश्ता बनाते देखकर बहुत खुश हुई थी। दोनों ने मिलकर टेबल पर नाश्ता सर्व किया। नाश्ते की मेज पर महरीन, जो अजान की कजिन थी, मौके का फायदा उठाते हुए उनके पास आ गई। भाभी, आपने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, लेकिन आपको पता है अजान भाई को कौन कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? महरीन ने मतलब भरी नजरों से अस्मा को देखा। अस्मा मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाली थी कि अजान ने तुरंत कहा, महरीन, मुझे हर वो डिश पसंद है जो अस्मा के हाथों से बनी हो। अजान की बात पर महरीन थोड़ा सा हैरान रह गई। मशाल की माँ मिसेज अजरा अपनी बेटी के बदलते हुए रवैयों को लेकर परेशान थी। सफीर, क्या आपने मशाल पर ध्यान दिया? वो बिल्कुल बदली हुई लग रही है, और ये हमजा, वो भी कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है। अजरा, हो सकता है कि ये हमारी सोच का भ्रम हो, लेकिन मशाल के रवैये में कुछ तो है जो उसे छुपाने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, उन्होंने सोचते हुए कहा। तो सफीर साहब ने हाँ में सिर हिला दिया। फूफी, जो हमेशा हर मामले में जल्दी राय देती थी, उन्होंने मशाल के मामले में भी दखल देना शुरू कर दिया। मशाल को देखो, कितनी आज़ाद हो गई है। माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। दिल ही दिल में फूफी मशाल के लिए नफरत महसूस कर रही थी। वो अपने बेटे की झुकी हुई नज़र मशाल की तरफ देख चुकी थी, जिससे वो नाराज थी, और उन्हें लगता था कि मशाल अपनी अदाओं से उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है। हमजा ने मौका पाते ही मशाल से एक आखिरी बार माफ़ी मांगने की फिर से कोशिश की, लेकिन मशाल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो अपनी माँ की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिसेज अजरा ने मशाल और हमजा के बीच एक अजीब सा रिश्ता महसूस कर लिया था। लेकिन वो फिर भी चुप रही, शायद इसलिए कि जो वही बात है मशाल खुद ही उन्हें बताएगी। घर में वलीमे की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हर तरफ रोशनी और खुशबू का माहौल था। अस्मा अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी, और अजान भी अपनी तैयारी पूरी करके मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ मशाल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद को मशरूफ दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमजा की मौजूदगी का एहसास उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहा था। वो जो करना चाहता था वो कर चुका है, अब क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा वो? मशाल सोच सोच कर पागल हो रही थी। हमजा अपनी माँ के सामने खड़ा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। हमजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मशाल है, सफीर भाई की बेटी। तुम जानते हो वो लोग कभी नहीं मानेंगे। फूफी ने तंज़ी अंदाज में कहा। अम्मी, आप अपनी बातों से मेरी विश्वास को ठेस पहुंचा रही हैं। मैं मशाल से प्यार करता हूँ, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसकी बात पर उसकी माँ ने सिरनामे हिलाया। प्यार? ये सब ड्रामे हैं, और यकीनन इस लड़की ने तुम्हारी माँ को देखकर ही प्यार का ढोंग रचा होगा, और तुम बेवकूफ़ बन गए। उनकी बात पर हमजा ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें देखा। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो अच्छी लगती है, और मैं मशाल से अपना प्यार भी जाहिर कर चुका हूँ। आप बस रिश्ते की बात करें। मुझे नामुमकिन लग रहा है। वो बेबसी से बोली। हो जाएगा अम्मी, आप बस बात तो करें। हमजा के चेहरे पर मजबूत इरादा झलक रहा था, और वो अपने फैसले पर कायम था। वो गलत काम नहीं कर सकता था, पर सही रास्ता अपनाना चाहता था। मेहमानों के आना शुरू हो चुका था। अस्मा सफ़ेद और गोल्डन लहंगे में जन्नत की हूर जैसी लग रही थी। अजान के साथ वो एक खूबसूरत जोड़ी की तरह नजर आ रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। अजान की कजिन महरीन, जो हमेशा हर मौके पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी, आज भी अस्मा को मौका नहीं दे रही थी। अजान भाई, आप हमेशा मुझे नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, आज तो आपको मेरे साथ कुछ समय बिताना ही होगा। महरीन ने हंसते हुए कहा, और अजान का हाथ पकड़कर स्टेज से खींचने लगी। अस्मा ने ये सब देखकर दिल ही दिल में महसूस किया कि महरीन की बातों में मजाक से ज़्यादा कुछ और भी है, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अजान, मुझे लगता है कि आपकी कजिन आपको बहुत इज्जत देती है। अस्मा ने अजान को अकेला पाते ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो वो उसकी तरफ प्यार से देखने लगा। अस्मा, तुम्हारी मुस्कान के आगे दुनिया की हर बात बेमानी है। अस्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की,
لیکن اس کے دل میں مہرین کی باتوں نے ہلچل مچا دی تھی۔ دوسری طرف مشال ولیمے کی مہمانوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حمزہ کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور بے قابو کر دیا تھا۔ حمزہ موقع پاتے ہی مشال کے پاس آیا۔ مشال، کیا ہم 1 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ حمزہ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ مشال نے سرد مزاج سے اسے دیکھا۔ یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے حمزہ، جاؤ یہاں سے۔ میں جانتا ہوں لیکن بات بہت ضروری ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، صرف 2 منٹ۔ وہ اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف بڑھا۔ مشال چاروں طرف دیکھتی گھبرا گئی، لیکن اس کے قدم بے اختیار حمزہ کے پیچھے چڑھ پڑے۔ وہ دونوں باغیچے میں پہنچ گئے، جہاں روشنی کا ایک خوبصورت نظارہ تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ مشال، میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مشال نے حیرانی سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، یہ کیا مذاق ہے؟ اب بس کرو، یہ پیار کا ڈرامہ۔ تمہیں صرف میرا وجود چاہیے تھا، وہ تم حاصل کر چکے ہو، اب مجھ سے دور رہو۔ مشال نے غصے سے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے مشال، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مشال، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اپنے گناہ کا ہرزہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو بس۔ مشال نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں سچائی تھی اور اس کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گئی۔ مشال نے کانپتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی دیکھ لی تھی۔ اسما نے مہرین کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ ولیمے کے ختم ہونے پر اذان بھی کچھ سمجھ رہا تھا۔ اسما، تمہیں میری کسی بات سے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ اسما نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نہیں اذان، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں۔ میں تمہارے دل کی ہر بات سمجھتا ہوں اسما، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کسی بات سے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گیا، اور ایک لڑکی کے لیے اپنے شوہر سے چاہا جانا سب سے زیادہ دلکش احساس ہے۔ پھوپھی جانے کا وقت قریب تھا۔ شادی کے ختم ہونے پر سب تھکے ہوئے تھے، لیکن خوشیوں کا ماحول ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ پھوپھی اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ تیار کھڑی تھی، لیکن ان کے چہرے پر کچھ اور ہی آثار دکھ رہے تھے۔ بھائی جان، بھابھی، ایک بات کہنی تھی، پھوپھی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مسٹر سفیر اور مسز اجرا دونوں نے حیران بھری نظروں سے پھوپھی کو دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ حمزہ کا رشتہ مشال کے لیے مانگوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور میرا بیٹا مشال سے پیار کرتا ہے۔ پھوپھی نے اپنی بات پوری کی۔ مسز اجرا نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ انہیں وہ پل یاد آیا جب ولیمے کے دوران انہوں نے مشال کو حمزہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ نظارہ، وہ باتیں، سب کچھ انہیں اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ اس بات پر سوچنے کے لیے ہمیں سمے چاہیے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، مسٹر سفیر نے گہری سوچ میں جواب دیا، جبکہ مسز اجرا کا ارادہ کچھ اور تھا۔ سفیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ مشال کے لیے بہت صحیح ہے۔ حمزہ اچھا لڑکا ہے اور میں نے اس کے رویے میں مشال کے لیے سچائی دیکھی ہے۔ مسٹر سفیر کچھ دیر کے لیے چپ رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں، لیکن فیصلہ مشال کا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی پھوپھی کے چہرے پر خوشی جھلک اٹھی۔ مشال کو یہ خوشخبری جلدی بتا دینا تاکہ ہم اوپچارک روپ سے بات کر سکیں، پھوپھی نے خوشی سے کہا۔ تو وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ اسما اپنے ماں کے واپس آئی تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے ملی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی اداسی تھی جو اس کی ماں کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ اسما، سب ٹھیک ہے نا؟ عذرا بیگم نے اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھک گئی ہوں، اسما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن مسز اجرا کو یقین نہیں آیا۔ شام کے سمے سب جب آرام کر رہے تھے، اسما نے اپنی ماں کے ساتھ کچن میں تھوڑا سا سمے بتایا۔ امی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اسما نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ مسز اجرا نے نرمی سے کہا۔ اذان کی کزن مہرین، وہ ہمیشہ اذان کے بہت قریب رہتی ہے، وہ باتوں باتوں میں مذاق کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ اسما نے اپنا دل کھول دیا۔ عذرا بیگم نے اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہیں اپنے رشتے پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اذان تمہارا شوہر ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، کسی کی وجہ سے تمہیں اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ماں کے سمجھانے پر وہ سکون میں ہو کر ہاں میں سر ہلا دی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، ماں اگر اپنی بیٹی کا گھر بسا بھی سکتی ہے اور اجاڑ بھی سکتی ہے،
दूसरी तरफ मशाल को उसके माँ बाप ने हमजा के रिश्ते के बारे में बताया तो वो एकदम चुप हो गई। मशाल, तुम्हारे लिए हमजा का रिश्ता आया है। तुम्हारी फूफी चाहती है कि तुम उससे शादी करो, अजरा बेगम ने शांत लहजे में कहा। मशाल का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ बोल ना सकी। हमजा के लिए उसके दिल में एहसास तो था, लेकिन वो सब उसके गलत कामों की वजह से फीका पड़ गया था और अब वो अपने एहसासों को समझने की कोशिश कर रही थी। बेटा, हमें तुम्हें किसी के फैसले के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। जो फैसला करो सोच समझ कर करना, मिस्टर सफ़ीर साहब ने नरमी से कहा। मशाल ने झिझकते हुए कहा, बाबा मुझे थोड़ा समय दें, ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं है। वो धीमे लहजे में बोली तो मिस्टर सफ़ीर साहब ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। हमजा को जब ये पता चला कि मशाल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया तो उसका दिल बेचैन हो गया। वो बगीचे में अकेला बैठा अपनी माँ की बातों और मशाल के इनकार के डर के बीच उलझा हुआ था। अगर मशाल ने इनकार कर दिया तो क्या मुझे कभी अपनी मोहब्बत का यकीन दिला पाऊंगा? हमजा बहुत उलझा हुआ था। जो गुनाह उसने किया था वो किसी से भी बता नहीं सकता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मशाल को कैसे समझाए कि वो शादी से इनकार ना करे। न वो उसे किसी और का होते देख सकता था, न उसे कोई और छुए। वो सह सकता था। उसका नाजुक और कोमल वजूद सिर्फ उसका था। वो बहुत खूबसूरत थी और हमजा उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और आदमी तो इतने निर्दयी होते हैं कि एक रात में ही पता चल जाता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। हमजा ने सोचा, उफ यार, मशाल समझ जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो प्लीज यार। वो बहुत परेशान था। शाम के समय अस्मा अपने मायके के आंगन में बैठी थी, अपने माँ बाप और बहन के साथ हल्की फुल्की बातों में लगी हुई थी। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी, मगर अस्मा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। अचानक गेट के बाहर कार का हॉर्न बजा। अजान आ गया। मशाल ने चमकती आंखों से के साथ कहा। अस्मा ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली। चलो आपी, आपके शहजादे आ गए, मशाल ने कहा। अस्मा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। गेट के पास पहुंचकर उसने अजान को गाड़ी से निकलते देखा। अजान हमेशा की तरह हैंडसम और शानदार लग रहा था। अजान ने सबको सलाम किया। सबने खुश दिली से जवाब दिया। अजान ने एक नज़र अस्मा की तरफ डाली जो नज़रें झुकाकर मुस्कुरा रही थी। क्या ख्याल है अस्मा चलें? अजान ने नरमी से कहा। अरे बेटा रुको ना, खाना खा के जाना। मिसेज अजरा बेगम ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी इजाज़त दें। वो अल्लाह हाफिज कहते हुए अस्मा को लेकर बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर दोनों के बीच चुप्पी थी। अस्मा ने शीशे से बाहर देखते हुए गहरी सांस भरी। आप समय से पहले आए हैं अजान। अजान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्या करूं, तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है। अस्मा ने शर्माते हुए पलकें झुकाई। अजान, आप हमेशा मजाक करते हैं। अजान ने गंभीरता से उसे देखा। ये मजाक नहीं है अस्मा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब जब हम साथ हैं तो मेरा सिर्फ एक ही ख्वाब है कि हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। अस्मा ने मुस्कुराकर उसे देखा। इंशाअल्लाह। आखिरकार मशाल ने हमजा के लिए हाँ कर दी थी। ऊपर ड्राइंग रूम में फूफी और उसके पापा सफ़ीर बैठे रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे। हमजा को जब ये खबर मिली तो वो खुशी से झूम उठा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो रहा है, हमजा ने दिल ही दिल में कहा। फूफी ने खुशी से अजरा बेगम से कहा, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। मशाल हमारी ज़िंदगी की रोशनी बनेगी। वो भी बेटी की खुशी में खुश हो गई। हमजा ने अपने कमरे में जाकर फौरन मशाल को कॉल किया। हेलो मशाल। मशाल ने फ़ोन उठाया लेकिन कुछ न बोली। कुछ कहना था तुमसे मशाल, तुम सुन रही हो ना? वो बेचैनी से बोला। बोलो, वो ठंडी अंदाज में बोली। बस ये बताना था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। तुम्हें ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। अच्छी बात है, हो जाओ खुश, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर हाँ की है, वरना मेरा बस चलता तो तुम्हारी शक्ल भी कभी ना देखती। मशाल ने गहरी सांस ली और कॉल काट दी। हमजा उदास सा मुस्कुराया। जानता हूँ इतनी जल्दी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन मान जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। और भागने से काम नहीं चलेगा मशाल, प्यार समय मांगता है और मैं ये समय ज़रूर दूंगा। अस्मा हर रात उसकी नज़दीकियाँ सहती उसकी ज़िंदगी को महका रही थी कि एक दिन अजान ने अस्मा को खुशखबरी सुनाई।
अस्मा, मैंने हनीमून के लिए एक खूबसूरत जगह प्लान की है। हम 2 दिन बाद निकलेंगे। अस्मा ने हैरानी से उसे देखा। कब प्लान बनाया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत खुश हुई। अजान ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सरप्राइज का मजा यही होता है बीवी साहिबा। अस्मा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो उसकी गर्दन पर अपना गर्म एहसास छोड़ रहा था। आप हमेशा मुझे हैरान कर देते हैं अजान, और आप हमेशा मुझे बदहवास, मेरे हाव भाव ही नहीं संभलने देती। कहते हुए वो उसके होठों पर झुका और खुद उसमें खो गया। स्विट्जरलैंड अजान और अशमा यहाँ अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिताने आए थे। अपने हनीमून पर अजमा होटल के बड़े कमरे के खिड़की के बर्फीले पहाड़ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन दिल की धड़कनों में हल्की बेचैनी भी छुपी हुई थी। अजान 2 कप कॉफी लेकर आया और अस्मा के पास बैठकर बोला, अस्मा तुम खुश हो? अस्मा ने एक मंग थाम लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, जी खुश हूँ, लेकिन अजान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अजान मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। कहो अस्मा, तुम्हारी हर बात मेरे लिए अहमियत रखती है। अस्मा ने झिझकते हुए कहा, अजान, मैं कभी कभी डरती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह पूरी तरह से पा पाऊंगी या नहीं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद मैं। अजान ने उसका हाथ थाम लिया और प्यार भरी नजरों से देखा। अस्मा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई डर या शक है तो उसे आज खत्म कर दो। मैं तुम्हें वो इज्जत, वो प्यार और सुकून दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अस्मा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ अजान। अजान ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे और ये पल हमेशा यादगार रहेंगे। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बिस्तर की ओर बढ़ा। अस्मा के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। दूसरी ओर इंडिया में मशाल और हमजा के बीच झगड़ा जारी था। हमजा ने मशाल से बात करना जारी रखा, लेकिन मशाल की नाराजगी ने उसे परेशान कर रखा था। एक दिन हमजा ने मशाल को उसकी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बुलाया। मशाल थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आई। हमजा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुमने मेरा फोन क्यों बंद कर दिया है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मशाल। उस रात जो कुछ हुआ वो सब। मशाल ने उसे ठंडी नजरों से देखा। हमजा, हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसे भूलना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कोई बात करे। हमजा इस बार गंभीर नजरों से उसे देखने लगा। मैं इसे कैसे भुला सकता हूँ मशाल? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को एक नया मौका दें, प्यार का। मशाल ने तेजी से उसकी बात काट दी। हमजा, तुम्हें अंदाजा है कि प्यार का क्या मतलब होता है? ये इतनी आसान चीज नहीं है। हमजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए उसे देखा। मुझे प्यार का मतलब पता है मशाल, और मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें समय चाहिए तो मैं इंतजार करूंगा। मशाल की आंखों में आंसू आ गए। हमजा, मैं खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं कर पा रही। मेरी रूह अब भी तकलीफ में है। हमजा ने नर्म हाथों से उसके आंसू पोंछे। सिर्फ निकाह कर लो। भले सारी जिंदगी मुझे खुद को छूने मत देना। मैं इंतजार कर लूंगा। जब तक तुम खुद को तैयार समझोगी, मैं तुम्हारे लिए खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना मशाल, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है। मशाल उसकी आंखों में प्यार की दीप देखते हुए चुप हो गई थी। अजान ने अस्मा के लिए एक खूबसूरत डिनर का इंतजाम किया था। मोमबत्तियों की रोशनी में अस्मा ने अजान को प्यार भरी नजरों से देखा। अजान, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। अजान मुस्कुराते हुए बोला, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पार्टनर मिली। प्यार के ये दोनों साथी अपनी राह पर थे। जहाँ अजान और अस्मा ने विश्वास और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, वहीं हमजा और मसाल ने अपनी उलझनों को समझते हुए नई उम्मीद की शुरुआत की। प्यार हर डर, हर शक और हर उलझन को खत्म कर देता है, और वही प्यार सभी के दिलों को सुकून देता है। अजान और अस्मा जब घर लौटे तो सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। अस्मा की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, लेकिन महरीन को देखकर एक अजीब सी उलझन भी थी जो अब तक वहां मौजूद थी। अजान भाई, हनीमून की तस्वीरें दिखाए ना। मैं तो हमेशा से स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी। आपने अस्मा भाभी को कितना खुशकिस्मत बना दिया। अस्मा चुपचाप अजान के साथ हुई बातों को सुनती रही, लेकिन दिल में वो इस बात को महसूस किए बिना न रह सकी। अजान ने अस्मा की चुप्पी महसूस की और तुरंत महरीन की तरफ मुड़ा। महरीन, तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हें भी जरूर लेकर जाऊंगा,
لیکن تمہارے ساتھ تمہاری بھابھی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ اذان کی بات سن کر اسما کے چہرے پر مسکان آ گئی اور مہرون نے اپنی جلن کے چلتے آنکھیں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنا بہتر سمجھا۔ اسما اذان کے سینے سے چپک گئی۔ اسی بیچ اسما کو اپنی بہن مشال کی شادی کی خبر ملی۔ یہ خبر اس کے لیے حیرانی اور خوشی کی وجہ بنی تھی۔ اس نے فوراً فون پر اپنی مما سے بات کرنے کا سوچا۔ مما، مشال کی شادی طے ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اسرا بیگم نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے سوچا تھا کہ تم جب واپس آؤ گی پھر بتائیں گے، سرپرائز تھا۔ مما، وہ خوش قسمت کون ہے؟ اسما نے خوش ہو کر پوچھا۔ تمہاری پھوپھی کا بیٹا حمزہ۔ اسما حیرانی سے سن کر چپ ہو گئی، لیکن پھر اپنی حیرانی خود میں ہی رکھی۔ مما، میں کل آپ سے ملنے آ رہی ہوں، یہ خوشی کے پل اپنی بہن کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ حمزہ، یہ سب کب ہوا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسما اگلی صبح اپنے مما کے گھر پہنچی، جہاں سب شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ مشال کی آنکھوں میں بھی خوشی تھی شاید، اور وہ اپنی بہن کو خوش دیکھ کر گلے سے لگ گئی۔ تم خوش ہو مشال؟ اسما نے پوچھا۔ مشال نے ہلکا سا مسکرایا۔ مما پاپا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اسما کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دونوں کے بیچ پیار ہے، پر شاید یہ ارینج میرج تھی۔ اس نے مشال کو اور تنگ نہیں کیا۔ رات کو اسما نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے گھر پر ہی رکے گی۔ اس نے اذان کو فون کر کے بتا دیا، جس سے اذان کو تھوڑا برا لگا تھا۔ اسما، میں نے سوچا تھا کہ آج رات سمے ساتھ بتائیں گے، لیکن ٹھیک ہے، اگر وہیں رکنا ہے تو۔ اذان پلیز ناراض مت ہو، میں رو پڑوں گی۔ اس کا روتا ہوا انداز سن کر اذان مسکرا دیا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، آج رک جاؤ، لیکن اگلی صبح نہیں رکنا، سمجھی؟ مجھے تم ہر رات اپنی باہوں میں چاہیے، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ اسما شرم سے چپ ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں۔ مشال اور حمزہ کے بیچ اب فون پر نارمل باتیں ہونے لگی تھیں۔ مشال، تمہیں پتا ہے میں ہر دن تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں، حمزہ نے اچانک کہا، جس سے مشال چونکی لیکن چپ رہی۔ جب تم میرے پاس آؤ گی تب میری فیلنگز کو سمجھ پاؤ گی، ابھی میں اتنی دور فون پر تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا، وہ پیار اور دکھی انداز میں بولا۔ مشال نے ترنت کال کاٹ دی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دکھی تھیں۔ شادی کا دن آیا اور ہر جگہ خوشی کا ماحول تھا۔ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا اور خوشبو نے پورے ماحول کو مہکا رکھا تھا۔ مشال کے گھر والے رخصتی کی تیاریوں میں مشروف تھے اور مہمان آ رہے تھے۔ دوسری طرف حمزہ اپنی تیاری پوری کر کے خوبصورت شیروانی میں کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص خوبصورتی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر شانت اور پریشان کھڑا تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ مشال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانے والی تھی اور اپنے کیے گئے گناہ کی سزا بھرپور چکانے کو تیار تھا۔ دوسری اور مشال کو اس کا شادی کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ اس کا لال لباس اس کے حسن کو اور نکھار رہا تھا۔ چہرے کی معصومیت اور شرم نے اسے مانو آسمان سے اتری ہوئی راجکماری بنا دیا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائی، لیکن دل کی دھڑکن اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا حمزہ کو میں پسند کرتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شاید پسند شبد چھوٹا ہے، وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، دل نے جواب دیا۔ بارات گھر پہنچی تو زوردار سواگت ہوا تھا۔ اسما نے اپنے خوبصورت انداز میں حمزہ کا سواگت کیا اور اس کی تعریف کی۔ آج تو آپ واقعی شہزادے لگ رہے ہیں۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ نکاح ہوتے ہی کچھ دیر بعد رخصتی کا شور ہوا تھا۔ رخصتی کے سمے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ مشال نے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتے ہوئے الوداع کہا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر دھیرے سے مشال کا ہاتھ تھاما۔ یہ آنسو تمہارے جینت نہیں ہے مشال، یہ تمہارا حق ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ مشال نے سر ہلا کر حامی بھری۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کی پھوپھی نے بہت نارمل طریقے سے سواگت کیا۔ تھوڑی دیر بعد مشال کو سجی ہوئی خوبصورت روم میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ سفید اور لال گلابوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشال دلہن کی طرح بیٹھی شرم سے نظریں جھکائے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ دروازہ کھول کر اندر آیا، چہرے پر ہلکی مسکان اور آنکھوں میں پیار کی چمک تھی۔ تو میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے؟ حمزہ نے نرم انداز میں پاس آ کر پوچھا۔ مشال سر جھکا کر چپ رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حمزہ اس کے پاس آیا تو وہ خود میں سکڑ گئی۔
घबराओ मत, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं बनाऊंगा, ये मैंने खुद से वादा किया है। मशाल ने आंसू पोंछते हुए अपना रुख मोड़ लिया। तुमने तो रिश्ता पहले ही बना लिया है हमजा, बिना निकाह के। और आज की रात ये अच्छा बनने का नाटक मत करो। तुम आज की रात की खूबसूरती को खो चुके हो। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो तुमने ना देखा हो। तुम शादी से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। वो पहली बार सिसकते हुए अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल रही थी। उसकी बात पर हमजा चुप हो गया। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है मशाल, और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे भी मांगता रहूँगा। तौबा कर चुका हूँ, जानता हूँ परफेक्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को बदल लूँगा। जैसा कहोगी वैसा करूँगा, बस खुद को मुझसे अलग मत करना। वो मिन्नत भरे अंदाज में उसके आगे हाथ जोड़कर बोला। मशाल ने आंसू पोंछते हुए रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। हमजा चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर ड्रेसिंग रूम में लौट गया। जो उसने सब आसान समझा था वैसा नहीं था। उसे लगा था मशाल अब सब कुछ भूल कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर रही है और शादी के लिए हाँ कह देगी। पर ये उसकी गलत फहमी थी। वो आदमी होकर रो पड़ा था। हाँ, रो रहा था और अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। पर जब तक मशाल उसे माफ़ नहीं करती, अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं करेगा। दोनों ही बिस्तर पर एक दूसरे की ओर करवट लिए लेटे थे। नींद दोनों की आंखों से दूर थी। मशाल ने मुड़कर हमजा को देखा। जब तौबा करने पर अल्लाह भी माफ़ कर देता है, तो मैं कैसे कड़क दिल बन गई। वो उसे देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दी और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। वो हैरान होकर उसे देखने लगा। मशाल ने उसके सीने पर सिर रखा तो वो हैरत के समंदर में डूब गया कि अल्लाह ने उसकी तौबा इतनी जल्दी कबूल कर ली। वो हिचकी भर कर रो रही थी। जो आपने किया उसके लिए मैंने आपको माफ़ कर दिया हमजा, वो दुख से बोली। तो हमजा के दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। थैंक यू मेरी जान, लेकिन रोना बंद करो। आज के बाद इन लम्हों को हम कभी याद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा कि सारे बुरे लम्हे तुम्हारी यादों से मिट जाएंगे। वो उसके माथे पर अपने होठों का स्पर्श देता हुआ बोला, तो वो उसके सीने में सिमट कर उसे अपने आप को सौंप गई थी। मशाल और हमजा की जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई। हमजा की नरमी और मोहब्बत ने मशाल को हमेशा के लिए अपना बना लिया। दूसरी तरफ अस्मा और अजान का प्यार भी समय के साथ और गहरा हो गया। प्यार वो एहसास है जो रिश्तों को जोड़ता है और जिंदगी को पूरा बनाता है। 1 साल गुजर गया। अस्मा और अजान जिंदगी की खुशियों से भरी हुई थी। आज उनके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ था। मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आई और खुशखबरी सुनाई, तो अजान की खुशी देखने लायक थी। उसने रब का शुक्रिया अदा किया और माँ को गले लगाकर अपनी खुशी बांटी थी। देखो हमारी मोहब्बत का पहला फूल, अस्मा ने अजान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। सबने उसकी खुशी को सेलिब्रेट किया। सबके जाने के बाद वो अजान से बोली। अजान ने बच्चे को गोद में लिया और खुशी से आंसू उसकी आंखों में झलक पड़े। ये तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है अस्मा, और उनके नन्हे हाथ चूमते हुए बोला। अस्मा बच्चे को देखकर दुखी हो गई थी। अजान ने उसका हाथ थाम कर होठों से लगा लिया। तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया है अस्मा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। मशाल और हमजा की जिंदगी भी खुशियों से भर रही थी। मशाल उम्मीद से थी और डॉक्टर ने बताया था कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। हमजा इस खबर से बेहद खुश था और हर वक्त मशाल का ख्याल रखता। वो उसके हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करता और उसे कभी थकने नहीं देता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। हमजा ने एक दिन मशाल के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तो वो शांत होते हुए आंखें बंद कर गई। उसे कभी हमजा को माफ करने का पछतावा नहीं हुआ। वो खुश थी और अपनी जिंदगी से खुश भी। अपने बच्चों के आने के बाद हमजा का रवैया और भी ज्यादा अच्छा हो गया। मशाल, ये जुड़वा बच्चे हमारी मोहब्बत का इनाम है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम तुम हो। मशाल मुस्कुरा दी। और तुम मेरे हर सपने की ताबीर हो हमजा। उसकी बात पर हमजा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम कर होठों से लगा लिया। प्यार हमेशा जीतता है, बस उसे समझने और समय देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।